अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में करप्शन की नई दास्तान सामने आ गई है। IMF की जानिब से पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बड़े बड़े इंकशाफ किए गए हैं। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही करते हुए टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज है और सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। ताकतवर हो या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन के सबसे खतरनाक शक्ल हैं। पाकिस्तान में करप्शन का दरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है और इस रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत खत्म करने, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है। जबकि इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है और दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ने यह दावा किया है कि यह जायज़ा हुकूमत ने अपनी मर्जी से करवाया है और IMF की रिपोर्ट को शाया किया जो गवर्नेंस के मसाइल को हल करने और पायदार मुआशी तरक्की की हुकूमत की पेश की संजीदगी को भी जाहिर करती है। इसी से मुतालिक हमारा आज का पहला बड़ा सवाल यह है कि मुल्क में बढ़ती करप्शन की आखिर वजूहात क्या हैं और हुकूमत बदउनवानी के खात्मे के लिए कितनी संजीदा है। आज के पैनल के तारुफ में आपसे कराऊं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद कयूम साहब। पैनल पर जाने से पहले हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात शहबाज राना साहब ने, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं वो क्या राय रखते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। शहबाज साहब, कहिएगा, IMF ने पाकिस्तान में करप्शन और तर्ज हुक्मरानी से मुताल्लिक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस रिपोर्ट को इस नज़र से देखना कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब है जब किसी को आप नुकसान के उसके पैराई में उसको पेंट करते हैं तो वो फिर डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है। मेरा ज़ाती ख्याल इसके हवाले से ये है कि इस रिपोर्ट को ऐसे लेना चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो निज़ाम था, जो हमने अदालती निज़ाम बिल्ड किया, जो मुआशी निज़ाम बिल्ड किया, जो हमारा जो एक स्टेट चलाने का जो एक तरीक़ाकार था, उसके ऊपर एक सवालिया निशान उन्होंने लगाया है। तो इस रिपोर्ट को किसी एक हुकूमत के किसी एक शख्सियत के खिलाफ नहीं समझना चाहिए। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के हवाले से आई है और अगर हम इसको इसी पैराई में लेंगे तो शायद कुछ हम इसमें बेहतरी कर सकते हैं। जो इसके अंदर जो सिफारिशात दी हुई हैं कि आप इस सिस्टम को जो हर लिहाज से नकारा हो चुका है, जहाँ पे जो रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि करप्शन इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है कि हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े काम के अंदर करप्शन के जो है वो आसार पाए जाते हैं। जो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं करप्शन की, वो हर सतह पे आपको नजर आती है। IMF का ये कहना कि जो करप्शन है पाकिस्तान की हुकूमत के हर एक सतह के ऊपर अंदर पाई जाती है, तो किसी एक शख्स की वो बात नहीं कर रहे, वो उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जो नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक चला जाता है। उस निज़ाम के अंदर आपका जो है वो आपकी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स हैं जो मैसिव होती हैं, हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की होती हैं, उसको शामिल किया गया है जो करप्शन के हवाले से उनकी जो फाइंडिंग्स हैं। फिर वो अदालती निज़ाम की बात कर रहे हैं, फिर आपके वो इन्वेस्टमेंट निज़ाम की बात कर रहे हैं, टैक्स निज़ाम की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो इंसाफ के हवाले से लोगों को मुश्किलात है उसकी बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हुई हैं जिसे आप और मैं हम अपने आप को उससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम की उन्होंने बात की है, लेकिन कहानी तो 26वीं आईनी तरमीम से तो शुरू नहीं हुई ना। कहानी तो ये 1947 से शुरू हो गई थी जब से पाकिस्तान बना है और फिर उसके अंदर जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, फिर जो उसके अंदर हाइब्रिड रिजीम्स भी आए, फिर उसके अंदर आपके जो दूसरे आपकी जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स भी कुछ आए, तो उन सब के ऊपर ये बात हुई है। और मेरा ख्याल अगर आप निज़ाम को दुरुस्त करना है तो उन सबको बैठकर जो आपके तमाम जो स्टेक होल्डर हैं इस पे बैठ के बात करनी हो। ऐसे ही शहबाज साहब, IMF की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ताकत या फिर सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। रिपोर्ट में आप क्या समझते हैं कि किन गिरोहों से मुतालिक बात की गई है? देखिए, पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है और हमारी जो माशी पॉलिसियाँ बनती हैं उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए हैं। जैसे 2019 में
में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने चीनी को बरामद करने का फैसला किया और हमने जब उस वक्त एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट भी किया था कि किस तरीके से ये जो चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई गैर शफाफ तरीके से, और फिर ना सिर्फ बरामद करने की इजाज़त दी गई, उसके साथ हुकूमत ने सब्सिडीज भी दी और सब्सिडी दे के बरामद करने की इजाज़त दी, बजाय कि जो हमारी आवाम थी उनको सस्ती और चीनी मिलती, इन्होंने बाहर चीनी भेज दी और इसको सब, चूंकि आलमी मंडी में कीमतें जो थी वो कम थी, तो उसको आप इन शुगर मिलों को नुकसान से बचाने के लिए सब्सिडी बजट से दी गई। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने कोट की। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है एग्जांपल कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की माशी पॉलिसियां बनती है, वो कैसे ये तमाम जो लोग हैं जो गठ जोड़ करके, अब इस जब उन्होंने ये शुगर की एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन शामिल था? उसमें उस वक्त की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी थी वो शामिल थी, उसमें उस वक्त की वफाकी काबीना शामिल थी, उसमें उस वक्त के शुगर मिल्स मालकान शामिल थे। तो वो एक नेक्सस बन गया ना, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया, आपका ब्यूरोक्रेट आ गया जिसने समरी बनाई, आपका सियासतदान आ गया जिसने वो समरी अप्रूव की एज ए मिनिस्टर और एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो जब पूरा निजाम ही जकड़ा हुआ हो, उसकी तरफ ये इशारा करो। ये सिलसिला 2019 में खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला आज भी जारी है। अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना थी, उन्होंने जो पिछले साल चीनी की बरामद करने की इजाजत दी, 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई। अभी 3,08,000 मैट्रिक टन आपने चीनी दरामद की। बरामद करके आपने लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ाई, दरामद करके आपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर के ऊपर दबाव डाला। तो ये वो सारी चीजें, यही आपको बाकी जगहों पर भी इसी किस्म के फैसले आपको जो नजर आते हैं। किसी की कोई अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके मुताबिक टैक्स रेट कुछ और होगा, वो चेंज हो जाता है। किसी की शुगर मिल है तो इस तरह की परमिशन मिल जाती है। तो गठ जोड़ ये एलीट का, और एलीट के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स है, वो सारे इसके बेनिफिशियरी हैं, उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। बिल्कुल ऐसे शहबाज साहब, हुकूमत तो दावे कर रही है कि मुल्क पे करप्शन कम हो गई है, IMF ने तो इसके बरक्स रिपोर्ट पेश की है, जबकि हुकूमत फिर किस बुनियाद पर करप्शन कम होने के दावे करती दिखाई देती है? देखिए, हर हुकूमत ये दावा करती है, और जैसे बात मैंने बिल्कुल शुरू में कही थी, ये जो रिपोर्ट है ये नून लीग की हुकूमत या इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है उसके अगेंस्ट ये चार्जशीट नहीं है, ये पूरे निज़ाम के ऊपर चार्जशीट है 1947 से। और 1947 से हर हुकूमत जो इक़्तिदार में आई है वो ईमानदार थी, उसने दावा किया मैं ईमानदार हूं। और बहुत सारी जो हुकूमतें थी उनको करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर फारिग किया गया, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट थी, चाहे 90s में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चाहे पनामा स्कैंडल आ गया 2016 में, तो हर हुकूमत करप्शन के ऊपर गई। और हर हुकूमत जो वक्त की होती थी वो कहती थी हमने तो बहुत बेहतरी लेके आए हैं। और इसके अंदर एक और जो चीज क्लैरिफाई करने की जरूरत है, इस रिपोर्ट के अंदर जो 5,300 अरब रुपए की रिकवरीज का जिक्र है नैब का, जो रिपोर्ट के अंदर कोट हुआ और हमने आज अपनी रिपोर्ट स्टोरी में भी लिखा है, वो अगर 2023 और 24 की रिकवरीज थी, इसका मतलब 2023-24 की करप्शन तो है नहीं थी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये इसका मतलब माजी में करप्शन हुई थी। बट उससे बढ़कर जो एक बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है, अगर ये 5,300 अरब रुपए की रिकवरीज की है नैब ने, जो उसने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, और नैब ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया और IMF ने इसको रिप्रोड्यूस कर दिया, तो ये रिकवरीज गई किधर? ये तो फिर खजाने में तो नजर नहीं आई, ये किस मद में रिकवरीज थी? नैब को भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। बिल्कुल शहबाज साहब, इस रिपोर्ट में अदालती निजाम की कमजोरियों की भी निशानदेही की गई है। आप क्या समझते हैं किस तरह से मईशत और बिजनेस पर यह रिपोर्ट असरअंदाज होती है? ये बहुत ही एक अहम जो है वो फाइंडिंग है IMF की, और बड़ा ही एक राइट कमेंट है, जो कमेंट्री है जुडिशरी के ऊपर। आप इसकी एक ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि जो रेकोडेक का जो एक डील थी जो हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि उस वक्त की जो जुडिशरी थी उसने रेकोडेक की जो डील थी, आलमी मुआहिदा था, जो भी एक उसकी शेप थी, उसको उन्होंने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि वो जो पार्टी थी वो कोर्ट में चली गई, और कोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल आलमी कोर्ट में चली गई, और आलमी कोर्ट से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ 6-6.5 अरब डॉलर का, या उससे भी ज्यादा, मुझे नंबर याद नहीं है, वो एक जजमेंट ले आई। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इन्फोर्समेंट है और कॉन्ट्रैक्ट्स की जो सैंक्टिटी है वो कैसे, अगर उसको आप पामाल करते हो तो कैसे मुल्क का नुकसान होता है, एक चीज। फिर दूसरा, इसके अंदर जुडिशरी के हवाले से आम लोगों को जो इंसाफ मिलता है उसके हवाले से आपको जो जुडिशरी के हवाले से जो मामला हैं वो आपके सामने है। फिर जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन होती है उसके मसाइल, जिसका भी मैंने रेकॉर्ड का आपको जिक्र किया। फिर कोर्ट केसेस है, टैक्स के मैटर्स हैं। अगर दोनों केसेस में अगर FBI ने गलत टैक्स लगाया है वो कोर्ट में चला जाता है, वहां पे उसको वक्त पे इंसाफ नहीं मिलता टैक्स पेयर को, और अगर FBI ने टैक्स सही लगाया है तो भी टैक्स पेयर कोर्ट में चला जाता है, तो वो FBI को वक्त पे रेवेन्यू नहीं मिलता। ये चंद एग्जाम्पल्स है, बड़ी माइक्रो एग्जाम्पल्स है, सवाए उसके जो रेकॉर्ड वाला जो था। तो ये अगर आपका अदालती निजाम ठीक हो, सबको वक्त पे इंसाफ मिले, ट्रायल सिस्टम आपका ठीक हो, आपको पता हो कि जो जुडिशरी है उसकी इंटेग्रिटी ठीक है, तो फिर बाकी मामला भी ठीक होना शुरू हो। और नुकसान उस वक्त होता है जब लोगों को
अदालतों से इंसाफ मिलने की जो उम्मीद है वो खत्म हो जाए, ये खतरनाक चीज होती है। बिल्कुल ऐसे हुकूमत की जानिब से तो ये दावे किए जाते हैं कि करप्शन खत्म हो गई है, और खत्म ना सही तो कम जरूर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन खत्म ना होने की आपको क्या लगता है कि वजह क्या है और इस्लाहात क्यों नहीं हो पा रही? इसमें रुकावट कौन है? आप क्या समझते हैं, सियासी निज़ाम रुकावट है, इदारे, या फिर जो मफादात हैं इन सब के वो रुकावट बनते हैं? पहली बात यह है कि करप्शन दुनिया के किसी भी मुल्क में से खत्म नहीं हो सकती, करप्शन रहती है, लेकिन दो चीजें होती हैं। क्या करप्शन ऐसी है कि जो आपके बहुत सारी चीजें जो निजाम भी चल रहे हो साथ करप्शन हो रही है, या निजाम को रोककर जो है करप्शन वो की जा रही है? ये एक सबसे बड़ा इसके ऊपर सवालिया निशान है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से निजाम को रोककर जब करप्शन की जाती है तो वो हर चीज को तबाह कर देती है। आप इसमें फिर अगेन किसी एक इदारे को किसी एक हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो तमाम हैं। जब तमाम बेनिफिशियरी होते हैं इसके, तो फिर तमाम ही इसकी जो प्रोटेक्शन में वो लग जाते हैं। तो अभी भी हमें उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो बजाय इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद, जो कि हुकूमत ने खुद रिलीज की IMF के दबाव की वजह से, डिफेंसिव पे जाने की, इसके अंदर जो सिफारिशात के जो टेबल्स हैं उसको लैटेंट स्पिरिट में इंप्लीमेंट करे, क्योंकि ये हुकूमत की बात नहीं है, ये मेरी आपकी हम सबकी बात है। और इस रिपोर्ट के अंदर एक जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान की जो 60% आबादी है वो यंग है और वो करप्शन को पसंद नहीं करती। ये एक इसमें जो आपको रे ऑफ होप नजर आती है कि अब लोग जो हैं, हमारे जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो इस चीज को पसंद नहीं करते करप्शन के हवाले से। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसी रिपोर्ट के अंदर एक जुमला है कि पॉलिटिशियंस को भी इस चीज का एहसास है कि करप्शन को कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, खत्म करना है, तो वो भी इसके ऊपर है। चूंकि अब यंग पॉपुलेशन है, 60%, उन्होंने वोट भी करना है, तो अगर उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाएगा तो फिर ही आपको मेरिट के ऊपर जो है वो वोट मिलेंगे। तो होपफुली इस रिपोर्ट को उसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा और 60% जो आबादी है मुल्क की, उसकी जो जरूरियात और उसकी नापसंदीदगी का भी ख्याल रखा जाएगा। माहिर मुर्शद शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। पैनल पर वापस आऊंगे। यार साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन क्यों खत्म नहीं हो पा रही है? क्या वजूहात हैं? कौन से मफादात, किन के मफादात जुड़े हैं? यहाँ एमन अशराफिया ने एक सिस्टम बनाया हुआ अपनी सहूलत के लिए। सब मिल के खा रहे होते हैं, सबको चूंकि अपना शेयर मिल रहा होता है, इसलिए किसी को एतराज़ नहीं होता उस पर। तहरीक इंसाफ आई थी, वो इस नारे पे आई थी कि इस मुल्क से हमने करप्शन ख़त्म करनी है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहबाज कि ये आज का रोना नहीं है, ये हमेशा से है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि हर दौर के बाद वो करप्शन में इजाफा होता चला जाता है। वो जैसे उन्होंने चीनी की मिसाल दी, ज़ाहिर है वो जो मालिकान है मिल के, वो ज़रूरत के वक्त काम आते हैं, उसके बाद वो भी चूँकि शाफिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। किसी ना किसी सूरत में अगर वो कोई MNA MPA ना भी बन सकें तो कहीं एडवाइज़र लग जाते हैं। वो इस सिस्टम के साथ इतना जुड़े होते हैं कि वो ज़ाहिर है मजबूरन जब वो कहते हैं एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो वो कहते हैं जी अब इंपोर्ट कर दो, और इंपोर्ट करके सब्सिडी भी दे दो हमें, और वो भी उनको दे दी जाती है। अभी चूँकि पिछली दफ़ा जब बहुत ज़्यादा शोर डल गया था, इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग की एक मिसाल दी शहबाज राना साहब ने। स्टील मिल ऑलमोस्ट उसकी उस दौर में प्राइवेटाइजेशन हो जानी थी, वो भी एक पार्टी, लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी साहब उसको पढ़ गए कि नहीं। तो मसला सिर्फ ये है कि हमारी अशराफिया का प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा काम दे रहा है, वो चाहे जिस भी पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो अगर करप्शन कर रहा है तो आंखें बंद कर ली जाती हैं। फाइलें ज़रूर बनती रहती हैं, उसकी करप्शन पे नज़र भी रखी जाती है, लेकिन उसको मुनासिब वक्त के लिए साइड पर रख दिया जाता है कि कल को ये इसके खिलाफ काम आएंगी। आज हमने कुछ नहीं कहना, आज चूंकि ये बीबा बच्चा है, हमारी बात मान लेता है, हम जो इसे कहते हैं वो कर देता है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो अदलिया के हवाले से IMF की रिपोर्ट में है, वो अल्लाह की पनाह, जिस मुल्क में अदालतें इस हद तक, आप नीचे से शुरू हो जाएं, करप्शन यहाँ से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। बिल्कुल, ये कहीं भी दरमियान में सिलसिला रुकता नहीं है। तो वो जिस मुल्क की अदालतें करप्ट हो जाए, जज करप्ट हो जाए, वहाँ इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती? ये 27वीं 28वीं 26वीं तरमीम को हम साइड पे रख देते हैं। हम ओवरऑल अगर देखें, और 60% यूथ का करप्शन के खिलाफ होना, ये
बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, इस करप्ट मुआशरे में कि वो हमारा जो नौजवान है, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि करप्शन बहुत बुरी चीज़ है। बहरहाल इसका क्रेडिट किसी को जाता है, वो तहरीक इंसाफ को अलबत्ता इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है, अगरचे वो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, ये मैं इत्तफाक करता हूँ शहबाज राना की बात से। करप्शन कम की जा सकती है और ऊपर वाले लेवल से कम होगी तो नीचे भी आएगी, वरना ये भाषण देते हैं करप्शन के खिलाफ और खुद सारी करप्शन कर रहे होते हैं, जिस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। और ये सब खुश आइन बात भी है कि हमारी यूथ जो कि 60% अगर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वो चाहती है कि करप्शन खत्म हो, तो ये खुश आइन बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही मुल्क की भागदौड़ में साथ होंगे। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि अब वाकई हुकूमत संजीदा है, खत्म ना से ही कम हो पाएगी ये करप्शन जो कि हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है? ये यूथ का करप्शन के खिलाफ खुशाइन होना इतना खुशाइन बात है कि 8 फरवरी को 2024 को इसी यूथ का पूरा मैंडेट जो है ना वो छीन लिया गया। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। असल में हम जो कहते हैं ना करप्शन है, क्यों है करप्शन? हमारा निज़ाम फरसूदा नहीं है, इस मुल्क में निज़ाम ही नहीं है। मतरूक निज़ाम के तहत जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना चलाया जा रहा है। मतरूक चीज़ से आप कोई चीज़, अपना घर भी नहीं चला सकते, तो आप ये मुल्क कैसे चलाएंगे? और ये निज़ाम को तब्दील क्यों नहीं किया जाता? जब भी आप निज़ाम की तब्दीली की बात करें तो जो इस मुल्क की अशराफिया है, सियासी अशराफिया और गैर सियासी अशराफिया, वो इस निज़ाम की मुहाफ़िज़ बनकर आती है। क्योंकि ये जो निज़ाम है इस अशराफिया को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये निज़ाम जो ये अशराफिया निज़ाम की चौकीदार है, दोनों एक दूसरे के जो है ना उसको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। यही वजह है जो हम कहते हैं ना कि इख्तियारात को मुंतकिल करो निचली सतह पे। इख्तियारात जब तक निचली सतह पे मुंतकिल नहीं होंगे, इख्तियारात जब का कंट्रोल जब तक चंद हाथों में नहीं रहेगा, आप इस मुल्क से करप्शन इशू नहीं, करप्शन एक पार्ट है, बेसिक चीज़ है, डिलीवरी नहीं हो रही। जो करप्शन तो देखे महातिर पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं लेकिन डिलीवरी के साथ हैं, प्यूटन पे भी बहुत इल्ज़ाम आते हैं, डिलीवरी लेकिन डिलीवरी है। जो आप उर्दगान है, तैयब उर्दगान, उन पे भी करप्शन के चार्जेस, इन सब लोगों पे खरबों की डॉलर की करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन उन लोगों ने डिलीवरी की है। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन है वो डिलीवरी के बगैर है। वो वजह क्यों है कि आपका निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता आम आदमी को। यही निज़ाम जो है अगर डिलीवर कर रहा हो आम आदमी को, आम आदमी के बुनियादी मसाइल को हल कर रहा हो, तो ये करप्शन जो है वो आपको चुभेगी नहीं। इसी करप्शन का तनासुब जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि निज़ाम को बचाना है, क्योंकि ये निज़ाम जो है इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि निज़ाम तब्दील होगा तो ये चेहरे नहीं रहेंगे जिनका इस वक्त कब्जा है, कंट्रोल है इस सिस्टम के, वो पाकिस्तान के ऊपर। तो इसलिए वो निज़ाम की जो है वो हर सूरत में जो है वो हिफाजत करते हैं। जैसे आदमी जो है वो अपने घर की हिफाजत करता है, घर की कीमती अशिया की हिफाजत करता है, तो ये लोग निज़ाम को ये अपना हक समझते हैं। सही, इनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि इस मुल्क का जो है वो 25 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि 25 करोड़ लोगों के ऊपर ये मुसल्लत है, उन पर इनका कंट्रोल है। इस कंट्रोल को किसी सूरत में जो है ना वो कमज़ोर नहीं होने दे रहे। सही। तो आज यही वजह है कि इस 25 करोड़ लोग जो हैं, 25 करोड़ होके भी जो है वो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, और ये 1% या 2% होके भी जो है वो ताकतवर है। सही, लेकिन इसी निज़ाम को बदलने की भी जरूरत है, क्योंकि फैसल साहब अगर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा तो मुल्क की तरक्की तो मुमकिन नहीं हो पाएगी। शकील साहब क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये है कि जो IMF की रिपोर्ट है उन्होंने कुछ तो बातें की हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन हमारे मुल्क का जो बुनियादी मसला है उसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि वो करप्शन है। और करप्शन किस लेवल पर हो रही है उसके अगर आप देखें तो जो अशराफिया है उनका एक गठजोड़ है जो आपस में इंटरलिंक हैं। उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान के सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और ये तमाम लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान के जितने भी वसाइल हैं उन पर कब्जा कर लिया है, और ये एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें नज़र आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में करप्शन की शरह जो है बढ़ते और दुनिया भर में पाकिस्तान जो है 135वें नंबर पर आ गया है करप्शन के लिहाज से।
तो अगर ऊपर की सतह से ये कार्टेल जो है वो ख़त्म होगा तो मैं ये समझता हूँ कि निचली सतह पे भी कुछ करप्शन कम होगी। अदरवाइज आप देख लें कि कोई भी शख्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, अदालतें उनको रिलीफ दे देती हैं। एक सुपर टैक्स लगाया गया था FBR की तरफ से, सही, उस पे हुक्म इम्तना आ जाता है और फिर वो जो है ना मसला खटाई में पड़ जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि पाकिस्तान का हर ब्यूरोक्रेट जो है वो बाहर जाना पसंद करता है, ड्यूअल नेशनलिटी उसकी सबसे बड़ी तरजीह है और उसके लिए वो रोज़ाना की बुनियाद पर करप्शन करता है और वो पैसा यहाँ से निकाल कर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पुर्तगाल भिजवाता है, कनाडा भिजवाता है, ऑस्ट्रेलिया भिजवाता है और बड़े आसानी के साथ जो है वो अपने बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद नौकरी और पैसा पाकिस्तान से कमा कर वहाँ पर भेजते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप चाहें कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो तो बज़ाहिर हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा। तो खान साहब ने चीनी की मिसाल दी, बताया उन्होंने कि चीनी पहले भिजवाएगी फिर मंगवाएगी। इसी तरह खान साहब गंदम भी जो है वो मंगवाई गई थी, निगरान जब हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की गंदम मंगवाई गई और वो जो हमारा किसान है आज तक जो है वो रो रहा है, भूल रहा है, उसको ना तो उसकी कीमत मिली ना प्राइस मिली। इनपुट्स इतने महंगे हैं इस मुल्क के अंदर कि किसान ने तौबा कर लिया है कि वो इस मरतबा मुल्क के अंदर गंदम काश्त नहीं करेगा। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पर आप हमारे मुल्क के सदर जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हों और उसे ताहयात जो है वो इस्तेस्ना दें आप, तो इस सारी सूरत हाल में करप्शन का किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि खात्मा होगा। बिल्कुल शकील साहब, इसी अदालती निज़ाम की थोड़ी देर पहले अयाज साहब भी बात कर रहे थे। जो ये रिपोर्ट है उसमें एक ही जो है वो खुशाइन बात है कि कम से कम एक तरफ से तो अच्छी खबर सुनने को मिली है कि 60% जो यूथ है वो करप्शन से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहती है और वो चाहती है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। मेरा ख्याल है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलेगा और इस यूथ को मौका मिलेगा और उसकी जो मौका मिलने के बाद अगर वाकई उसकी जो आरा होगी, उसका जो वोट होगा, उसको अगर इज्जत दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि शायद मुल्क से करप्शन का खात्मा हो जाए। बिल्कुल शकील साहब, यूथ तो हमारी चाहती है कि करप्शन का खात्मा हो। हमने ये देखना है आप हर दौर में इकबाल संघेड़ा भी देखेंगे, फरा गोगी भी देखेंगे, एहसन जमील गुज्जर भी देखेंगे, ताहिर खुर्शीद भी देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन हमने ये देखना हुकूमत कब संजीदा होती है और इस पर कुछ बेहतर इकदाम करती है। एक्सपर्ट्स की राय मजीद भी इस हवाले से लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी IMF की जानिब से जो करप्शन पर रिपोर्ट जारी की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन की भरमार है। लियाज साहब, आप क्या समझते हैं कि कब बेहतरी आएगी, हुकूमत कुछ कर पाएगी, कितनी संजीदा है? जी, तमाम हुकूमतें आई हैं, उन्होंने हर हुकूमत ने दावा किया, अपनी कंपेन चलाई नैब के ज़रिए, एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए, और बड़ा बताया जाता है आवाम को कि एक साल में इतने बंदे पकड़ लिए। देख लें आप, पिछली गवर्नमेंट में भी जेलों में रहे, लेकिन रिकवरी क्या हुई? ज़ीरो, बल्कि कौम का फिर मज़ीद पैसा लग जाता है टैक्सों का। तो ये पहले डिसाइड कर लें कि करप्शन की तारीफ क्या है। आप ये देखें, IMF ने जो डिस्क्रिप्शन दी है कि बिल्कुल जी कार्टेल हैं, बड़े बड़े पावरफुल ग्रुप्स हैं जिनमें शुगर का माफिया, फ्लोर मिल हैं, सीमेंट है और जो दीगर बड़े बड़े हैं वो अपने असर रसूख करके पॉलिटिकल लोगों के हैं और वो अपने मकासद के लिए जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कोई चलता नहीं है चीज़ें वगैरह। तो ऐसी चीज़ें में जिस तरह ये वो नहीं है कि जी करप्शन को देखने में नजर, करप्शन ये है कि वो बेनिफिट्स गेन करती है अपनी। ये पूरे रीजन में ये ऐसी है कि अपने बेनिफिट्स गेन करने के लिए अपना SRO जारी करवा लेते हैं और रियायतें हासिल की जाती हैं, और वो कि जो आम आदमी को नज़र नहीं आता वो उस वक्त फ़ायदा होता है जब कई 100 अरब रुपया लुट गया होता है, जो जिसका नुकसान हो चुका था। जैसे आपका टैक्स की कलेक्शन है, टैक्स की कलेक्शन में उधर भी करप्शन हो जाती है। अब देख लें IMF की जानब से उन्होंने कहा है कि शुगर मिल में, अब देख लें उन्होंने कहा बीवरेज में और सीमेंट में ये इन्होंने कैमरे लगाए हैं और फिर इनके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, वो जो कि इस नाकाम हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने कितनी दफ़ा कहा कि नाकाम हो गया सिस्टम, कि जो चीज़ सप्लाई होती है उसमें पता चले कितना सेल टैक्स कटा है, किस तरह जाता है। इसी तरह बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें आप देख लें कि उधर वो चेक करते हैं, FBR से लिंक करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को कोई फॉलो ही नहीं करता। हर कोई अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है।
वो इस तरह बिक जाता है, मसला हल हो जाता है। अब तो ये कहा जाता है कि पैसे देके काम हो जाए तो फिर गनीमत समझें। तो जाहिर है सबको पता है पंजाब में भी इतना बड़ा सूबा है, इसमें इधर भी सिस्टम्स हैं बनाए जा रहे हैं कि जी आपस में लोगों का इंटरेक्शन कम हो, लेकिन वो सिस्टम चलने नहीं दिया जाता। ताकि वो सिस्टम जब चलने नहीं जाता था, इस तरह FBR में भी नहीं चलने दिया जाता। जब सिस्टम चलने दिया जाता फिर उस टाइम पैसे की लेन देन होती हैं, डीलें होती हैं, या बड़े ग्रुप अपने मकासद हासिल करते हैं। तो इस बिल्कुल इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए जहाँ 27वीं अमेंडमेंट की गई है, 28वीं भी करें और 29वीं करें, इस चीज़ को डिफाइन करके इसकी तशरीह करके इसको ख़त्म किया जाए। तो आप कहते हैं कि जो पर्सनल मफाद की चेन है इसको तोड़ना पड़ेगा। खालिद साहब, इस रिपोर्ट में अदालती कमजोरियों की भी निशानदेही की गई है। आप क्या समझते हैं किस तरह से हमारे मुआशरत को तबाह कर रही है, बिजनेस को नुकसान पहुँचा रही है? देखिए कि ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट दरअसल मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पार्लियामेंट के लिए भी चैलेंज है, और जो अदारे हैं ख़ास तौर पर जिनमें सबसे नुमायाँ जो नाम नज़र आया है वो अदलिया का नज़र आया है, अदालतों का नज़र आया है। अदालतों का जो रोल है वो ज़ेर बहस आया है। जो हमारे कवानीन हैं अदलिया के हवाले से वो ज़ेर बहस आए हैं, और इस तरह पुलिस और दूसरे जो अदारे हैं, और ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर जो अलियास साहब भी बात कर रहे थे कि जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, जो FBR का निज़ाम है, उस पर भी बड़े सवालात खड़े किए गए हैं। और कितनी बड़ी जो है वो चोरी जो है वो टैक्स के निज़ाम में होती है, करप्शन होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2200 अरब रुपए जो हैं वो वहाँ टैक्स की जो है वो चोरी हो जाती है। और इसी वजह से देखिए कि ये जो पचीदा निज़ाम है और इसके अंदर जो है जो फलाद हैं, उसकी वजह से अब देखिए ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार आए हैं उनके मुताबिक ये जो रवा माली साल है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, इसके पहले 4 माह के दौरान ही जो है हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, जो इसका टारगेट था उसमें 270 अरब रुपए की जो है वो शॉर्टफॉल है। और आगे साल के इख्तिताम तक जो है वो कितना बड़ा शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ जाएगा। दरअसल इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सियासी और मुआशी शराफिया है वो इस मुल्क की पॉलिसियों पर काबज है, इस मुल्क के वसाइल पर काबज है। और इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि जो इत्तेसाब का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, उसको सबसे बड़ी खराबी ये है कि इस निज़ाम को हर दौर के अंदर सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ख्वाह वो परेद मुशर्रफ का दौर हो, उस वक्त भी आपने देखा कि किस तरह नैब को जो है सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और उस वक्त जो है हुकूमत साजी के लिए नैब के जरिए उस वक्त की पीपल्स पार्टी के 22 अरकान कौमी असम्बली जो है उनको तोड़कर पैट्रियाट जो है वो खड़ी की गई, जिसकी बुनियाद पर जो है उस वक्त मीर ज़फ़रुल्लाह जमराली जो है वो काफ लीग के वज़ीर आज़म बने। और इसके बाद ये एक दौर में नहीं हुआ, हर दौर के अंदर नैब को जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उसको जो है कई अब तो जो मौजूदा दौर है इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो इत्तेसाब का निज़ाम है उसमें भी इस्लाहात और रिफॉर्म्स की गई हैं, जिस पर जो है वो मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी आए हैं। और अगर आप देखें तो इसमें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पर जो है वो इत्तेसाब का जो निज़ाम इस वक्त राय था इससे पहले उसको भी जो है वो तब्दील करना चाहते थे, और बाद इस्लाहात जो है वो उनके दौर में की गई। और इस रिपोर्ट के अंदर जो गठजोड़ है जो बासर अफराद का, कारोबारी अफराद का, ये किसी एक दौर में नहीं, ये PTI के दौर में भी था, बाकी अदवार में भी था कि किस तरह शुगर मिल्स मालिकान ने अपने असर रसूख से करप्शन के खात्मे के लिए जो इस्लाहात की पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही थी IMF की रिपोर्ट की, जिसकी करप्शन की रिपोर्ट के काफ़ी सामने आए हैं, जिस पर यह बताया गया है कि मुल्क के अंदर इसने खोखला कर दिया है। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों 27वीं तरमीम भी की गई और उस पर भी कई असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। वकला की जानिब से कहा गया कि तहरीक चलाई जाएंगी और 4 जजेज़ हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर ये सब हुआ तो क्या मुल्क में आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कोई इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। ये ज़ाहिर अपनी तसल्ली के लिए ये करेंगे। और वो अभी कल लाहौर हाई कोर्ट ने
एक 3 रुकनी बेंच बनाया वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ही, क्योंकि ये जिसके खिलाफ जा रहे हैं वो आईनी अदालत में जाना ना, वो सबसे बड़ी बेनिफिशरी तो वो आईनी अदालत है। वो क्यों, अगर ये होना होता तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो जाता, पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कोई आईनी बहरान, कोई कानूनी बहरान इस मुल्क में नहीं है। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? ना कोई आईनी, ना सियासी, ना अखलाकी, कोई बहरान नहीं आएगा। हमें इसी तरह चल रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग इदारे में बिल्कुल एंजॉय करें, कोई परेशान होने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। सर आप इसकी वजह क्या समझते हैं फैसल साहब? नहीं, बहरान तो जब होना, जब उन चीज़ों की हुक्मरानी होती है ना, वो अगर मुतासिर हो रही होती है तो बहरान आता है। जब चीज़ें मुतासिर है ही नहीं तो उनके मुतासिर होने से जो है ना, बहरान, कौन सा बहरान आना है, किसको कौन बहरान आ सकता है? टेंशन नहीं है इस वक्त, बिल्कुल सही। जब इस मुल्क का वजीर दिफा ही कह रहा हो कि हम हाइब्रिड सिस्टम में चल रहे हैं, देखिए आप देखिए कि वजीर दिफा खुद कह रहा है, जो कौमी असेंबली के रुकन है, जो इलेक्शन जीत कर आए, वो कह रहे हैं जमहूरियत नहीं, हाइब्रिड सिस्टम है पाकिस्तान में, तो बहरान की जरूरत क्या है? सही। शकील साहब, आप क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं? तो कह रहा बहरान नहीं आएगा। देखिए, कोई बहरान नहीं आने वाला, बेहतरीन तरीके से निज़ाम चल रहा है और रावी चैन ही चैन जो है वो बता रहा है, और हुकूमत जो है वो अगली तरमीम की तैयारी कर रही है। माजी में भी इस किस्म की तरामीम होती रही हैं, ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के आइन में जो है तरामीम की गई हों। हर ताकतवर ने अपने मुताबिक आके तरामीम की, ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम की, मुशर्रफ ने 17वीं की, और फिर उसके बाद तरामीम का एक सिलसिला है जो जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है शकील साहब, हमने तरामीम का सिलसिला अभी तक चलता ही देखा है और ये देखा जा रहा है कि आगे भी बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं खालिद साहब, निज़ाम ऐसे ही चलेगा या कुछ ऊपर नीचे होंगी चीज़ें? देखिए, आइन के अंदर तरामीम जो है वो आइन ही जो है वो पार्लियामेंट को अख्तियार देता है कि वो आइन में तरमीम जो है वो हो सकती है, और ये दुरुस्त है कि ये 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम जो है, इसके सबसे ज़्यादा जो असरात हमें नज़र आए हैं वो अदलिया पर आए हैं। तो इस वजह से जो है वो जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो कुछ जो है वो कला की तरफ से भी हैं, अपोजिशन जमातों की तरफ से। खालिद साहब, वक्त खत्म, कलामी की मास्टर, आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।